वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23 में बच्चों। आज की क्लास हम लोग अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर एनपीओ देखने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले हम लोग देखे थे बच्चों डिफरेंस बिटवीन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, हमने लिंक डाल रखा है। जी हाँ, है ना। कंटिन्यू वीडियो पे बने रहे बच्चों। आज हम लोग अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर एनपीओ देखने वाले हैं फुल डिटेल में। चलिए तो वीडियो पे बने रहिए, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि ये वीडियो सब लोग देख सकते हैं। कॉमर्स वाले भी, साइंस वाले भी और आर्ट्स वाले भी, है ना। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों एनपीओ में हम लोग क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं और हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब लेखांकन वो लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसमें पहला हमारा है कि गैर व्यापारिक संस्थाएं, जो लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं होती है ना, लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं अपना हिसाब किताब, है ना, अपना जो रिकॉर्ड होता है किसमें, अकाउंटिंग में, हिसाब किताब वो किस माध्यम से करती है, डबल एंट्री सिस्टम, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, डबल एंट्री सिस्टम द्वितीय प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर ही रखती है ना। ये क्या करती है, अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर रखती है ना, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा है हमारा है, इन संस्थाओं का उद्देश्य व्यापारिक संस्थाओं की भांति लाभ अर्जन करना नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता, है ना। इन संस्थाओं का उद्देश्य व्यापारिक संस्थाओं की भांति लाभ अर्जन करना नहीं होता, है ना। इनका उद्देश्य सेवा देना होता है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड तीसरा हमारा है, अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति मीन्स कैश सिस्टम के आधार पर रखती है, ना कि वाणिज्यिक पद्धति पर, है ना। ये आपका तीसरा था। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर देख रहे हैं एनपीओ, उसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग को देखना है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। है ना, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसमें हमारा क्या आएगा, तो पहला हम लोग लिखेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें तीन आएगा मेरा, क्या क्या आएगा, है ना। याद कीजिए, पहला रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। जी हाँ, बिल्कुल, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा याद कीजिए क्या आएगा दूसरा में, क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जी बिल्कुल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड लास्ट क्या आएगा बच्चों, एंड लास्ट हमारा बैलेंस शीट आएगा। एंड लास्ट हमारा बैलेंस शीट हुआ। इसको ध्यान से देखिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिनेंशियल स्टेटमेंट में एनपीओ में हम लोग क्या क्या आता है, क्या क्या हम लोग बनाते हैं। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसमें मेरा तीन होता है। पहला रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, है ना, उसको देखते हैं। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं। एंड लास्ट, ये दोनों बनाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, बैलेंस शीट। जी हाँ, तो इसको आप नोट्स कर लीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर बना दिए फिनेंशियल स्टेटमेंट का बच्चों। आगे अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास को अब कंटिन्यू कीजिए बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो हम लोग देखें, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट।
तो अब हम लोग जो आगे देखेंगे वो हम लोग सिर्फ इसके बारे में देखेंगे, है ना। उसके बाद में फिर इसके बारे में एंड लास्ट इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, है ना। ये हम आप लोग को मिटा देते हैं। देखिए अब हम लोग को क्या देखना है, इसके बारे में देखना है ना। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इसके बारे में अब हम लोग को देखना है। तो चलिए क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग देखते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल, है ना। हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट 3 देखे थे। पहला ये था आपका रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट था हमारा बैलेंस शीट। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में बनाना क्या होता है, या इसका मेन काम क्या होता है, इसका लिखेंगे कैसे, या इसका फॉर्मेट क्या होता है। ये सब अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। तो इसमें पहला होगा हमारा प्राप्ति और भुगतान खाता, नकद तथा बैंक लेन देन के विभिन्न शीर्षकों का सारांश है। तो बच्चों जैसे हम लोग देख रहे हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, तो इस अकाउंट के बारे में अब हम लोग आगे डिटेल में जानते हैं कि इस खाता में नकद तथा बैंक लेन देन के विभिन्न शीर्षकों का सारांश है ना। इस खाता में हम लोग क्या करते हैं कि इस खाता में जो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जैसे नकद, है ना, जो हम लोग नकद कैश का काम करते हैं, और साथ ही साथ बैंक लेन देन के सभी जितना सारा काम होता है शीर्षकों का, वो एक सारांश है ना, रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में। दूसरा नंबर में क्या है कि इस इसे संपत्ति खाता, है ना, मींस एसेट्स अकाउंट, या वास्तविक खाता मींस रियल अकाउंट भी कहते हैं, है ना। रियल अकाउंट भी कहते हैं, है ना। चलिए ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर में, ये हमारा थर्ड। यह खाता रोकड़ पद्धति कैश बेसिस पर तैयार किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, है ना। आप लोग सब ये सब याद रखिएगा, कैश बेसिस पे तैयार किया जाता है। एंड हमारा लास्ट फोर है, इस खाता में विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतानों को, है ना, जैसे देखिए प्राप्ति भी है, भुगतान भी है ना, रिसिप्ट भी है और पेमेंट भी है, को चाहे वे चालू अवधि हो, है ना, या पूर्व अवधि हो, या आगामी अवधि हो, से संबंधित हो, सभी को सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्राप्ति हो या भुगतान हो, रिसीव्ड हो या पेमेंट हो, है ना, जब हम लोग इसमें काम करते हैं तो उस वर्ष, है ना, चालू अवधि या पूर्व अवधि या आगामी अवधि से संबंधित सभी को सारांश के रूप में ये प्रस्तुत करता है ना। तो ये रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट का के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, नगद का काम करता है, चाहे बैंक लेन देन को हो, सभी को सारांश का काम करता है। और दूसरा में क्या है, हम लोग देखें एसेट्स अकाउंट है ना, इसको हम लोग एसेट्स अकाउंट भी बोलते हैं और रियल अकाउंट भी कहते हैं, है ना। एंड तीसरा में हम लोग क्या बोले कि इसका जो रोकड़ पद्धति का जो तैयार किया जाता है किसके बेसिस पे, कैश के बेसिस पे। एंड लास्ट हमारा क्या है कि प्राप्ति एवं भुगतान का जो हम लोग काम करते हैं वो चालू वर्ष से हो, या पूर्व अवधि हो, या आगामी अवधि हो, से संबंधित हो, सभी को हम लोग क्या करेंगे, सारांश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारा था रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए अब हम लोग आगे भी देखते हैं बच्चों। तो इसको आप जल्द से जल्द उतार लीजिए, अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे में देखते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का हम लोग मेन फीचर्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में। तो जल्द से जल्द उतार लीजिए। हो गया, मिटा दें अब।
तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रिसीव्ड एंड पेमेंट का मेन फीचर्स, है ना। तो लिखते जाइए बच्चों, मेन फीचर्स, मेन मेन फीचर्स ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम लोग एनपीओ में मेन फीचर्स ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसका मेन फीचर्स क्या क्या होता है ना। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का। पहला नंबर मेरा, पहला नंबर में क्या होगा, इसमें होगा कि यह रोकड़ पुस्तक की तरह है ना। लिखते चलिए बच्चों, यह रोकड़ पुस्तक की तरह, पुस्तक की तरह है, पहला नंबर। तो बच्चों अब हम लोग एनपीओ का मेन फीचर्स ऑफ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। एनपीओ चैप्टर में रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का मेन फीचर्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो जैसा कि पहला हम लोग देख पा रहे हैं, पहला नंबर में क्या है कि यह रोकड़ पुस्तक की तरह काम करता है ना, मीन्स कैश बुक, है ना। रोकड़ मीन्स कैश बुक की तरह काम करता है। दूसरा नंबर में क्या है कि सभी प्राप्तियां, है ना, प्राप्तियां, ये हमारा सभी प्राप्तियां चाहे आयगत आयगत पूंजीगत हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। जस्ट फिर उसका क्या उल्टा हो जाएगा, देखिए सभी भुगतान, अब हम लोग क्या के बारे में पढ़ रहे हैं, पेमेंट, चाहे आयगत हो पूंजीगत हो क्रेडिट, इसको तो कहाँ पे दिखाएंगे, क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाती है जी। आप एंड चौथा क्या है, ह्रास या आय, है ना। देखिए डिप्रिसिएशन हो या इनकम हो, है ना, या आदत या व्यय हो, नहीं लिखे जाते किसमें, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग ह्रास को या आय या आदत व्यय को नहीं लिखे जाता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड लास्ट हमारा है 5 नंबर में उधार लेन देन। देख लीजिए, उधार लेन देन, बकाया व्यय या उपार्जित आय, पूर्वदत्त व्यय, है ना, उपार्जित आय को लेखा नहीं किया जाता है ना, ये सब ध्यान दीजिएगा, है ना। उधार लेन देन को नहीं लिखेंगे, बकाया व्यय को नहीं लिखेंगे, उपार्जित आय को भी नहीं लिखेंगे, पूर्वदत्त आय व्यय को नहीं लिखेंगे, अनुपार्जित आय को भी नहीं लिखेंगे, है ना। ये लेखा नहीं किया जाता किसमें, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में, है ना बच्चों। चलिए जल्द से जल्द इसको जल्दी उतारिए बच्चों। अब ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे बच्चों। एंड इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें बच्चों, कॉमर्स केयर 23 को। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं रिसीव में पेमेंट अकाउंट, जो आज हम लोग देख रहे हैं एनपीओ में, इसको हम लोग कंटिन्यू आगे देखते हैं बच्चों। इसको जैसे उतारिए, हम लोग आगे अब हम लोग देखते हैं, क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों आप लोग इसको उतार लिए, चलिए अब हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग अकाउंटेंसी में जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, एनपीओ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम लोग आप लोग देखते हैं। अब हम लोग जो पहला जो हम लोग देख रहे थे फिनेंशियल स्टेटमेंट में, हम लोग 3 देखे थे, है ना। 3 में क्या था, पहला मेरा था रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट था हमारा बैलेंस शीट। तो अभी हम लोग पहला देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट देख रहे हैं। तो बच्चों चलिए अब हम लोग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट के बारे में देखेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये फॉर्मेट, है ना। इसी में हम लोग अब हम लोग प्रैक्टिकल बनाने के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो पहले उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट में आता क्या क्या है। फॉर्मेट ऑफ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट।
देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मेट ऑफ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम लोग पूरा फुल डिटेल में देखेंगे, है ना। तो चलिए फॉर्मेट बनाना स्टार्ट कीजिए बच्चों। फॉर्मेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना। अब एक न्यू पेज लीजिए, है ना, और उसमें एकदम क्या बोलते हैं फॉर्मेट का, अगर बुक देख के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बुक में भी देख सकते हैं कि किस तरह से फॉर्मेट आपका दिया हुआ है ना। और अगर बुक में आप नहीं है, कहीं ऐसे ही इधर उधर घूमते हुए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों तो कंटिन्यू बने रहें। अभी हम लोग फॉर्मेट के बारे में भी देखेंगे और अभी हम आप लोग को स्क्रीन भी शेयर करेंगे जिसमें आप लोग को रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का पूरा फॉर्मेट दिखेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग ये हम लिख लिए, जो आपका साल दिया हुआ रहेगा वो ये यहाँ पे रहेगा। और फॉर्मेट बनाने के बाद में हम लोग का इधर आपका डेबिट रहेगा और इधर आपका क्रेडिट रहेगा। तो ये हमारा पहला हो गया प्राप्तियाँ, रिसिप्ट साइड हो गया, ये अमाउंट हम लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। और पेमेंट साइड हो गया, फिर हम लोग अमाउंट लिखेंगे, है ना। ये लिखने के बाद में ये हमारा टू बैलेंस बीडी होगा, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, है ना। उसके बाद फिर इधर लिखेंगे टू रिवेन्यू रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब जितना सारा रिवेन्यू रिसीव्ड होगा वो हम लोग रिसीव्ड साइड लिखेंगे। फिर लिखेंगे टू कैपिटल पूंजीगत प्राप्तियां रिसीव्ड साइड लिखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग इधर आते हैं बाय बैलेंस सीडी, यदि हो तो पुराना जितना भी अगर होगा उस वर्ष में तो अगर हम लोग इसको मेंशन करेंगे। तो हम लोग देखे थे कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में कैश की तरह भी हम लोग रोकड़ पद्धति में काम भी करेंगे और बैंक का लेन देन में जितना भी सारांश है उसके बारे में भी बात करेंगे, इसलिए हमारा ये बैंक ओवरड्राफ्ट आया। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे बाय रिवेन्यू पेमेंट, तो जितना सारा पेमेंट होगा रिवेन्यू के, है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पेमेंट साइड लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा बाय कैपिटल पेमेंट, जितना सारा कैपिटल का पूंजी के हिसाब से जितना हम लोग काम करेंगे नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय कैपिटल पेमेंट तरफ। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट में बाय बैलेंस सीडी, तो वही चीज़ होगा बाय बैलेंस सीडी में हम लोग क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये सारा चीज़ मेंशन करने के बाद में हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। इक्वल करने के बाद अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है तो आप लोग क्या करिएगा, डेबिट साइड टू सरप्लस करके वो जो भी अमाउंट होगा अप्रोक्स उसको मेंशन करने के बाद हम लोग इक्वल करेंगे। लेकिन हम लोग इसमें ये तो एक छोटा हम बना दिए ना कि टू बैलेंस कर दिए, टू रिवेन्यू कर दिए, टू कैपिटल कर दिए और इधर सरप्लस कर दिए, बाय बैलेंस कर दिए, रिवेन्यू कैपिटल कर दिए। तो ये मेन मेन पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। टू बैलेंस इधर होगा, बाय बैलेंस शीट इधर होगा, टू रिवेन्यू रिसीव जितना सारा रिवेन्यू रहेगा उसको लिखेंगे, जितना सारा कैपिटल रिसीव होगा इसको लिखेंगे, और जितना सारा रिवेन्यू पेमेंट होगा वो पेमेंट साइड लिखेंगे, जितना सारा कैपिटल पेमेंट होगा वो कैपिटल पेमेंट को हम लोग पेमेंट साइड लिखेंगे। ये चीज़ मेन मेन हेड हो गया। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर में नीचे में देखेंगे, अभी हम आप लोग को स्क्रीन शेयर करेंगे, उसमें हम लोग फॉर्मेट का दिया हुआ है रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट का, उसको आप देखिए, हम लोग पढ़ते जाएंगे, उसको मिलाएंगे कि क्या क्या हमारा रिसिप्ट साइड आता है और क्या क्या हमारा पेमेंट साइड आता है। तो ये एक तरह से याद करने के लिए हम फॉर्मेट बना दिए, इसको आप देख लीजिए, उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग बुक में देखते हैं बच्चों को कि क्या फॉर्मेट में क्या क्या आता है। अब देखिए हम लोग बुक में देख रहे हैं रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बच्चों, तो आप लोग भी देखिए स्क्रीन में हम शेयर किए हैं। पहला इसमें दिया हुआ है बैलेंस बीडी में क्या होगा, कैश इन हैंड होगा, कैश एट बैंक होगा। उसके बाद में ये तो लिखने के बाद में टू रिवेन्यू रिसीव्ड, तो रिवेन्यू रिसीव्ड में मेरा क्या क्या आता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो रिवेन्यू रिसीव्ड में हमारा आता है पहला आता है सब्सक्रिप्शन हो गया, चंदा हो गया, सामान्य दान हो गया, प्रवेश शुल्क हुआ, समाचार पत्र हुआ, उसके बाद पुराने खेलकूद हुआ, पुरानी कागज हुआ, है ना। उसके बाद में आते हैं सामग्री का बिक्री हम कर सकते हैं पुराने खेलकूद का, चैरिटी शो से प्राप्तियां हुआ, व्याख्यान मनोरंजन से प्राप्तियां हुआ, शो कंसर्ट से प्राप्तियां हुआ, हॉल का किराया, संवेदी जमा ब्याज, ब्याज का एवं लाभांश, किराए पर ब्याज, लोकर किराया, स्क्रैप की बिक्री, सरकार से अनुदान, विविध व्यय, ये सब सारा हमारा रिवेन्यू रिसीव्ड है। आगे हम लोग अब देखते हैं टू कैपिटल रिसीव्ड, ये हमारा क्या था, रिवेन्यू रिसीव्ड था। अब हम लोग टू कैपिटल रिसीव्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कैपिटल रिसीव्ड में क्या आएगा, इसमें होगा विशिष्ट दान हो गया, वसीयतें हो जाएगा, आजीवन सदस्य शुल्क हो गया, अस्थायी संपत्तियों की बिक्री होगा। उसके बाद में है
विनियोग निवेश का विक्रय हुआ, संप्रीति निधि हुआ, खेल कूद उपकरणों की बिक्री, है ना। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में भी है, आपका बैलेंस शीट दिख रहा होगा ये वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं इधर बाय रिवेन्यू पेमेंट। बाय रिवेन्यू पेमेंट में मेरा क्या आता है, पहला तो होगा आपका बाय बैलेंस शीट, जो मतलब अगर यदि हो तो पूरा पहले का कोई अमाउंट हम लोग उसमें मेंशन करेंगे, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दिया हुआ होगा। तो उसके बाद में ओवरड्राफ्ट लिखने के बाद बाय में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आता है। तो रिवेन्यू मीन्स जैसे वेतन एवं मजदूरी, किराया दर एवं कार, बीमा, अंकेक्षण शुल्क, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, मानदेय हो सकता है, विज्ञापन, डाक एवं कुरियर, टेलीफोन, मरम्मत एवं रखरखाव, भूमि का रखरखाव, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी हो सकता है, मानदेय हो सकता है, डाक एवं कुरियर हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, मरम्मत एवं रखरखाव हो सकता है, भूमि का रखरखाव, मनोरंजन व्यय, बागवानी, सवारी, बैंक प्रभार, है ना, जल एवं बिजली, नगर पालिका, नगर निगम कर। उसके बाद है नीचे में समाचार पत्र एवं सामाजिक पत्रिकाएं, विविध व्यय। ये सब तरह क्या है, रिवेन्यू पेमेंट है जो हम लोग पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट साइड लिखेंगे। दूसरा है पूंजीगत भुगतान, कैपिटल पेमेंट। अब क्या हो सकता है कैपिटल पेमेंट, तो अस्थायी संपत्ति कर, जैसे हम लोग फर्नीचर खरीदेंगे या कोई भवन खरीदेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संस्था बनाने की हमको चाहिए ना, वो सब हम लोग खरीदेंगे। उसके बाद में आता है निवेश कर सकते हैं, संबंधी जमा कर सकते हैं, पुरस्कार कोष विनियोग कर सकते हैं। एंड लास्ट हमारा आता है बाय बैलेंस सीडी। तो उसमें फिर हो जाएगा मेरा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये हम लोग बैलेंस करने के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस को इक्वल करेंगे, है ना। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड टू प्लस लिखने के बाद मेंशन करने के जो अमाउंट आता है वो फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम लोग वर्किंग नोट भी कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाए। हम लोग आगे क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे बच्चों। तो ये हमारा फॉर्मेट था, जो हम लोग फॉर्मेट के बारे में अभी देखे डिटेल्स में, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। कॉमर्स केयर 23 में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बच्चों। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। आज की क्लास में हम लोग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में देखें, अब हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।